सभी मुख्य सेविका बहनों को नमस्कार। सुबह की राम राम। सभी बहनें स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी, इसी उम्मीद के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं बातचीत के, वो हमारा कट ऑफ है और रिवाइज्ड आंसर की फ़ाइनल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, और किसी के डॉक्यूमेंट में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मैं कर दूंगी। तो बहनों, जैसे जो हमारी बहनें हैं जिनके नंबर कम आए हैं और बहुत हताश और निराश हैं, तो उनके लिए तो पहली बात ये है कि वो परेशान ना हो। जब कहीं एक जगह से दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा अवश्य खुलता है। सकारात्मक रहें और विश्वास को बनाए रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, परिश्रम करती रहें। लगातार और भी जिन परीक्षाओं में वो योग्य हैं वहाँ तैयारी करती रहें। बाकी जो हमारी मुख्य सेविका बहनें हैं जिनका थोड़ा नंबर कम है, जो कट ऑफ संभावित बताई जा रही है विभिन्न प्रकार के चैनलों से या मेरे द्वारा भी, अगर उससे उनका नंबर कम है, थोड़ा सा 2-4 नंबर कम है, तो वो उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे अभी आपकी रिवाइज्ड आंसर की आई नहीं है, रिज़ल्ट का कोई पता नहीं है, और आप सभी को पता है सारी मुख्य सेविका बहनें जो होने वाली हैं, बनने वाली हैं, वो सभी जानती हैं कि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो जैसे अभी आप विभिन्न प्रकार की भर्तियों का जो देख रही हैं, जैसे आपको करंट में जो लेखपाल की भर्ती हो रही है उसी को आप देख लीजिए कि रिवाइज्ड आंसर की आने पर भी नंबर घटते और बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन होने पर भी नंबर घटते हैं और बढ़ते हैं। और एक मामला जो कोर्ट में चला गया था क्वेश्चन को लेकर के, उसमें भी एक नंबर किसी का घटा है और बढ़ा है। ये सब जो प्रक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया के जो प्रभाव पड़ते हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पड़ते हैं। अब दोनों कैसे पड़ते हैं इसको समझना है। देखिए, जो बहनें हमारी 1-2 नंबर से कट ऑफ से बाहर हैं, मतलब खुद को अभी बाहर मान रही हैं, क्योंकि अभी कोई फाइनल ना तो कट ऑफ जारी हुई है, पहली बात तो रिवाइज्ड आंसर की ही नहीं आई है, रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है। तो जब अभी आयोग की तरफ से कोई भी सूचना है नहीं ऑथेंटिक, तो ये जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, इन अंदाजों से खुद को फेल समझना बंद कर दें। जिन बच्चों के नंबर कम हैं, वो अभी जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो 1 से 2 नंबर उनका बढ़ेगा, तो वो कट ऑफ में इन हो जाएंगे। कुछ का घट भी सकता है। देखिए, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। जिनका घटेगा, हो सकता है वो बिल्कुल कट ऑफ एकदम बैठे हों लाइन पे, तो वो बाहर हो सकते हैं, मतलब उस कट ऑफ से नीचे आ जाएंगे। समझ रही हैं ना आप? उसके बाद में जब नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट जब आपके हाथ में आएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन होगा। इक्वल होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। इक्वल हो जाए तो बहुत ही अच्छा है कि किसी को कोई दर्द होगा ही नहीं, कि जो था वैसे ही है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो बहुत हद तक उम्मीद है कि सेकंड शिफ्ट में कुछ नंबर बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि 1 से 1.5 नंबर बढ़ सकता है। अब जाहिर सी बात है, उधर बढ़ेगा तो इधर घटेगा भी, तो किसी का कम होगा तो किसी का ज़्यादा होगा। और आप जान रही हैं कि जो ये कोई पात्रता परीक्षा नहीं है, भर्ती परीक्षा है। इसमें पॉइंटों पर भी अभ्यर्थी बाहर और अंदर हो जाया करते हैं। तो पहली बात, अभी जब फाइनल रिजल्ट आया नहीं है और किसी को कुछ पता नहीं है कि हम एग्जैक्ट कितने नंबर पा रहे हैं, मेरा नंबर टोटल बन कितना रहा है, तो अपने आप को फेल मानना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और बेवकूफ़ी है। सबसे पहले जो कम से कम नंबर भी लाया है, जब अभी आयोग से रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है, तो वो खुद को फेल मान करके डिप्रेशन में है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसको आप समझ लीजिए। अभी आपने देखा है कि एक ही नंबर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बढ़ाया गया है या घटाया गया है, तो लेखपाल की जो कट ऑफ 80 प्लस जाने वाली थी, वो 80 के अंदर ही रह जाएगी। ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के वीडियोस के माध्यम से आपको सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं, सभी लोग जान रहे हैं। सेम कंडीशन इसमें भी है।
अगर रिवाइज्ड आंसर की आती है, दोनों ही शिफ्टों में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, जो भी होगा, तो उसमें कुछ अभ्यर्थी ज़्यादा नंबर मतलब ज़्यादा उस पर चले जाएंगे, कुछ कम पर आ जाएंगे, या हो सकता है जिनका पहले ज़्यादा था बाद में कम हो जाए और जिनका कम था वो ज़्यादा वाले के बराबर आ जाएं। तो आप बहुत हद तक संभावना है कि जो आउट हैं वो इन हो जाएं और जो इन हैं वो आउट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी रिवाइज्ड आंसर की आएगी कब। तो आप जान रहे हैं कि ये मंथ भी हमारा ख़त्म होने की कगार पे, ख़त्म हो ही गया समझो। उम्मीद बहुत कम है, हालांकि लोग उम्मीद रखना मानव स्वभाव है, क्योंकि उम्मीद पर ही पूरा जीवन टिका होता है। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम सही बात है वो आएगी नहीं। रिवाइज्ड आंसर की इधर आने वाली है नहीं, तो इसलिए फालतू का भरोसा दिलाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आ जाए तो स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों के मतलब हम लोगों के पक्ष की बात है। तो इधर तो आएगी नहीं। अब आपका आएगा अगला महीना, तो दिसंबर में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, मुझे जब जानकारी प्राप्त हुई है कि दिसंबर के जो दूसरा हफ्ता है उसके स्टार्टिंग में आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी हो जाएगी, ये सूचना है। अब जारी होती है या नहीं होती है ये आयोग जाने। उसके बाद जब रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी तो रिज़ल्ट ये तुरंत नहीं देंगे, 1 महीने का समय तो मिनिमम ये लगाएंगे ही, वो भी इतने कर्मठ हुए तब। हालांकि इतने कर्मठ हैं नहीं, रिजल्ट देने में 3 महीने 4 महीने भी लगा देते हैं। ये इतना समय ना लगाएं, इतना हमारी भर्ती को ना लटकाएं, अन्य भर्तियों की तरह पंचवर्षीय योजना ना बनाएं। उसी के लिए हमारी कुछ बहनें और मैं भी 4 दिसंबर को आयोग जाएंगे। तो जो भी बहनें हमारी इच्छुक हैं, जो चाहती हैं कि समय रहते हमको नौकरी मिल जाए, और कुछ बहनें ऐसी हमारी हैं जो अपने और भी कार्यक्रम रोके पड़ी हैं कि हम विवाह बाद में करेंगे, तो वो अगर चाहती हैं कि समय से भर्ती हो जाए, तो वो अगर आस पास की हैं तो कृपया करके कष्ट करें और थोड़ा सा आयोग पहुँचें 4 दिसंबर को 10 बजे से पहले पहले। क्योंकि अगर हम लोग आयोग 9 से 10 बजे से पहले पहुंच गए तो ही हम उनसे बात कर पाएंगे, क्योंकि एक बार जब सचिव सर नीचे आते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं अपने ऑफिस में, तो जल्दी किसी से मिलते नहीं हैं। तब बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करनी पड़ती है, बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, तभी उनसे मुलाकात संभव हो पाती है। तो इसीलिए जैसे ही वो एंट्री करें हम लोग उनसे गेट पर ही मिल लें, इसके लिए हमको उनसे पहले जाना चाहिए। और ये नियम भी है कि किसी अधिकारी से अगर मिलना है तो आप पहले ही उसकी राहों में खड़े रहें तो भले मुलाकात हो जाए, वरना आजकल अधिकारी तो बिल्कुल भगवान की पोस्ट पे विराजमान हो गए हैं। जैसे भगवान थोड़ा दर्शन देने में देर करते हैं, ठीक वैसे ही अधिकारियों का हाल है। अच्छा, ये तो हो गई हम लोग क्या कर सकते हैं इस भर्ती के लिए कि ये टाइम से हो जाए, ये वाली बात। तो जो भी बहनें इच्छुक हैं, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपना हित और अहित सोच सकती हैं। दूसरा बात करेंगे कि जो बहनें हमारी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में छोटी मोटी त्रुटियां हैं, हालांकि मतलब बात यह है कि उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी ना हो, रियल हो, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, जैसे कुंवारी की गड़बड़ी है या लेमिनेशन कराई तो कहीं से मार्कशीट कट गई है, फट गई है, या इस तरह की जो भी उनकी समस्याएं हैं, माता पिता के नाम में या कोई और भी दिक्कत है, छोटी मोटी दिक्कत है, तो उसके लिए बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है इस पृथ्वी पर जिसका सल्यूशन ना हो। हर एक समस्या का समाधान है। अगर आपको डीवी के लिए कॉल किया जाता है तो आप वहां जाएंगी, नोटरी शपथ पत्र लग जाएगा। अगर इन छोटी मोटी त्रुटियों के लिए नोटरी शपथ पत्र लग जाता है और आपकी डीवी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप जॉब भी करने लगेंगी। और इन त्रुटियों के लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपसे कदम कदम पर बस नोटरी लेते रहेंगे और आपको समय देते रहेंगे कि इतने समय में आप ये डॉक्यूमेंट्स अपना सही करवा के लाइए, या उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो लोग बताते हैं। क्योंकि अधिकारी भी जानता है कि कोई बंदा अगर यहाँ तक पहुँचा है तो उसने बहुत परिश्रम किया है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस सिचुएशन को लेकर के कि हमारे डॉक्यूमेंट में कुमारी लगा है या हमारे डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहे हैं या कहीं मेरी मार्कशीट फट गई है या गल गई है, तो इसके सल्यूशन हैं।
और आराम से नोटरी शपथ पत्र आप दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मार्कशीट किसी की मिसिंग भी हो जाती है तो वो भी अपना रिपोर्ट करके और सब व्यवस्था कर लेता है, नोटरी शपथ पत्र दे देता है, क्योंकि सेकेंड कॉपी बन जाती है। ऐसा तो नहीं कि आपकी मार्कशीट खो गई लेकिन वो संस्था भी इस पृथ्वी से नष्ट हो गई है, विलुप्त हो गई जहाँ से आपने ये चीज़ें की हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, एकदम धैर्य बना के रखें, थोड़ा संतोष रखें, क्योंकि ये यूपी गवर्नमेंट की जो भर्तियां होती हैं, जो इनके आयोग हैं, वो कछुआ चाल चलते हैं। यानी कि नौकरी निकालते तो बहुत तेज़ी से हैं लेकिन करवाते बहुत धीरे धीरे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका ये पैटर्न है कि हम 5 साल में भर्ती कराते हैं, या इनका ये पैटर्न है कि हर भर्ती को ये लेट कराते हैं। तो ये कराते वराते नहीं हैं। जिन भर्तियों में लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, अपनी बात को रखते नहीं हैं, उनको ये ठंडे बस्ते में डाले रहते हैं। आपने देखा होगा, अगर बहुत बारीकी से इनको देखा होगा, तो जिन भर्तियों के लिए लोग जो है रोज़ दौड़ दौड़ के जाते हैं, उन भर्तियों पे काम होने लगता है। जैसा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो वही काम जब 5 साल लटकाने के बाद आप चप्पलें घिसना शुरू करेंगी, तो 5 साल जैसे इन्होंने लटका लिया, आप नहीं गए, चलो जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग ये सोच लिए कि आयोग स्वतः ही अपनी भर्ती करेगा, मेरे कहने से निकाली नहीं है तो मेरे कहने से करेगा भी नहीं। अगर ये सोच के हम बैठे रहे तो 5 साल ऐसे बैठे रहेंगे, और जब 5 साल तक होगी नहीं तब 5 साल बाद वही काम करना शुरू करोगे, दौड़ना शुरू करोगे। तब तक जो है आयोग जो है दूसरी भर्तियों को करा रहा होगा। तो ऐसी कई सारी में हुई हैं, जैसे वीडियो एग्ज़ाम आप देख लीजिए, और दूसरे आयोग हैं एडेड वाला आप देख लीजिए। तो ऐसे कई सारे उदाहरण आपके पास हैं जिनमें अभ्यर्थियों ने अगर मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किया, मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी सरकारी नौकरी का ये भी एक पार्ट है। दौड़ दौड़ आयोग जाना, अपनी बात रखना, अपनी भर्ती को करवाने के लिए कहना, ये भी समझ लीजिए आपकी पात्रता परीक्षा ही चल रही है कि आप इस योग्य हैं या नहीं। वैसे भी हमारी जो मंत्री हैं उन्होंने बोल ही दिया है कि मुख्य सेविकाओं का प्रशिक्षण हो चुका है। तो ये हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं हो नहीं चुका, हाँ हो रहा है। वो इस तरह से हो रहा है कि अभी मुख्य सेविकाओं में वो गुण नहीं आए हैं कि वो आयोग में जाएं, चप्पल घिसें या विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाएं। तो अब इस चीज़ की ट्रेनिंग अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को मिल जाएगी, और फिर जब हम लोग मजबूत हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक भर्ती हो ही जाएगी। मतलब समझ रहे हैं आप कि मंत्री जी ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी प्रशिक्षण ये वाला बाकी है, ये आयोग दौड़ने वाला, धरना करने वाला, अधिकारियों से बातचीत करने में आप जो है सफल होंगी या नहीं होंगी, अभी ये वाली ट्रेनिंग हम लोगों की समझ लो चल रही है। और ये ट्रेनिंग इसी माध्यम से होगी, जब हम आयोग जाएंगे और अधिकारियों के समक्ष अपनी बात को कुशलता से रखेंगी और मनवाएंगी, तब समझ लीजिए हम लोगों की ट्रेनिंग ज़मीनी स्तर वाली पूरी हो जाएगी। तब हमारे मंत्रियों को, संबंधित विभाग के मंत्रियों को ये सुकून मिल जाएगा, या ये यकीन हो जाएगा कि हाँ अब मुख्य सेविकाएं भर्ती के लिए एलिजिबल हो गई, तभी वो ध्यान देंगे। मतलब समझ रही हैं? जब तक हम लोग वहाँ जाएंगे नहीं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं करेंगे कि हम सक्षम हैं इस पद के लिए, हम अपनी बात को विभिन्न अधिकारियों तक पहुँचा सकती हैं, रख सकती हैं, तब वो सीरियस होंगे हमारी भर्ती करवाने के लिए। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बहनें इच्छुक हैं वो अपनी इच्छा से पास वाली 4 दिसंबर को वहाँ पर 9 से 10 बजे के पहले ही अपना आ जाएं, और आ कर के बातचीत करें। हम अपनी बात पूछ सकते हैं, इसके लिए ना तो कोई लाठियाँ बरसने वाली है, ना ही हम लोगों को कोई जेल में बंद करेगा, क्योंकि हम लोग, हमारा जो संविधान है वो कहता है कि हम अपने अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जनता जनार्दन है ना। हम लोग वोट भी देते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, और वो गवर्नमेंट ही हम लोगों की सुविधाओं के लिए विभिन्न आयोगों का गठन करता है। तो हम लोग उनसे इतना तो पूछने के काबिल हैं ही कि हाँ श्रीमान जी बताइए, हम लोगों की जो ये भर्ती है वो कितने सालों में हो जाएगी? 5 साल, 10 साल, 50 साल, या हम लोगों के जीवन काल में हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो जो भी बहनें आना चाहें वो ज़रूर आएँ, मैं वहाँ पर मिलूँगी, और मेरी साथी जो हैं वो भी पहुँचेंगी। और अगर आप लोग इच्छुक हैं तो बिल्कुल आएँ, अपनी बात को रखें और पूछें। बाकी कटाव बहुत कम जाएगी, इसके लिए परेशान ना हो। जो भी कटाव अभी तक बताई जा रही हैं उनसे 5 नंबर तो कम ही रहेगी, बिल्कुल श्योर है। अब मैं क्या करूं, मैं कोई आयोग तो हूं नहीं, वरना आपको लिख के दे देती।
बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अगर मेरे प्रति कोई अच्छे या बुरे विचार हैं तो आप व्यक्त कर सकती हैं। धन्यवाद।